नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि गुरुवार को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में हंगामा कर रहे 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया, तब से ही भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के कई जगहों पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा ने जंतर मंतर पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद से 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दल लामबंद हो गए। आपको बता दें कि निलंबित सदस्यों और विपक्षी नेताओं द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पुराने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर ऐलान किया गया है कि साथ ही निलंबित सांसदों द्वारा निकाले जा रहे मार्च के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारा हक है। हम संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहते हैं और इस पर गहन चर्चा करना चाहते हैं। पिछले 11 महीनों से विवादित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को गुरुवार को नया अध्यक्ष मिल गया। पिछली बॉडी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे संजय सिंह नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने चुनाव में कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह श्योराट को हराया। अब बता दें कि संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि अनीता श्योराट को 7 वोट ही मिले। आपको बता दें कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। वहीं संजय सिंह घर और गांव में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। तो वहीं भारत को 2016 में रियो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक अब गेट पर लड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया। बता दें कि साक्षी मलिक समेत तमाम महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों के समर्थन में पुरुष पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया था। संजय सिंह के फेडरेशन का चुनाव जीतने पर साक्षी मलिक के अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी निराशा जाहिर की है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। क्या था मामला? देश के आपको बता देते हैं, देश के नामी रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट शामिल थे। उस समय बृजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे। मामला क्या था? देश के नामी रेसलर्स का आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप था। इसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट ये सारे रेसलर्स थे जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया था और उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे। और इसको लेकर के महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिए थे। विरोध प्रदर्शन के बाद, काफी गहमागहमी के बाद बृजभूषण शरण सिंह को निलंबित कर दिया गया था डब्ल्यूएफआई से। और आपको बता दें कि अध्यक्ष के लिए जो वोटिंग हुई है, 47 में से कुल 40 वोट बृजभूषण शरण सिंह के चहेते संजय सिंह को मिला है, जबकि 7 वोट अनीता श्योराट के पक्ष में पड़े हैं। ये श्योराट के लिए पूरी तरह से नुकसान नहीं था,
क्योंकि उनके खेमे में प्रेमचंद लोचब महासचिव बने हैं। उन्होंने इस पद पर चुनाव में दर्शन लाल को 27-19 से हराया। तो वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर में संसद का अपमान किया, जिसको लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद कार्यकर्ता विपक्ष के सांसदों के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां गुरुवार को बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कृत्य से नाराज होकर जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए उनका पुतला फूंका। तो वहीं अगली खबर मेरठ से है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में पश्चिमी यूपी के जिलों में इसको लेकर जमकर विरोध हो रहा है। बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री करने पर और राहुल गांधी के वीडियो बनाने को लेकर मेरठ में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला फूंका है और नाराजगी जाहिर की है। मामला मैनपुरी से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि शहर के तांगा स्टैंड पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल राजपूत अपने पदाधिकारियों के साथ देश और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी के द्वारा मिमिक्री किए जाने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पुतला फूंका है। जी आपको बता दें कि भाजपाइयों ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से आक्रोशित राहुल गांधी का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला भी फूंका। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो वहीं खबर महाराजगंज से है, जहां भाजपाइयों ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से आक्रोशित राहुल गांधी का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए। कल्याण मुखर्जी मुर्दाबाद। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और भारत देशवासियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अब तक 21 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें कोरोना रिटर्न्स की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। देश में गुरुवार को 358 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 614 कोरोना मरीज सामने आए थे। ये 21 मई के बाद सबसे ज्यादा संख्या थी। WHO से लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पताल में खास एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। भीड़ में मास्क पहनने की अपील की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की टेस्टिंग बढ़ाने समेत कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप JN1 संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए संपूर्णतया तैयार और सतर्क है। तो वहीं अब ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी। जी हां, आपको बता दें कि आज हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे थे, जबकि अंजुमन इंतजामिया के वकील कोर्ट में देरी से पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज वकीलों का बायकॉट है, इसलिए कोर्ट की कार्रवाई में आज हम सम्मिलित नहीं हो सकते, जिसके बाद जिला जज ने अगली तारीख 3 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। तो वहीं इंडिया वॉइस से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर जिला अदालत में सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई और अगली तारीख जो है 3 तारीख की नियत की गई है, जब 3 जनवरी को दोबारा से सुनवाई होगी। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन जी। सर, सुनवाई आज टल गई, किस मामले को सुनवाई होनी थी? आज जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट 18 दिसंबर को सबमिट थी। वह सभी पक्षकारों को उपलब्ध होने वाली थी। उसको पीडीएफ के रूप में या फिर हार्ड कॉपी उपलब्ध करा के हमारे न्यायाधीश महोदय उसको व्यवस्था देने वाले थे, परंतु आज कार्य बहिष्कार था चुनाव के नाते अधिवक्ताओं के। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश महोदय ने के सामने मुस्लिम पक्ष आपत्ति किया कि हम किसी प्रकार से इसमें हम आज के कार्रवाई में सहभागी नहीं होंगे और भविष्य में जब भी ये कॉपी सार्वजनिक की जाए तो वो अधिवक्ताओं से इस पर हलफनामा लिया जाए कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे और ये केवल इसको न्यायिक सब्जेक्ट ही बनाया जाए। इस बात को सुनते हुए मुस्लिम पक्ष चूँकि आज की कार्रवाई में सहभागी नहीं हुआ, तो न्यायाधीश महोदय ने अगली 3 जनवरी की तिथि नियत की है। उसी दिन व्यवस्था देंगे कि किस रूप में इसको क्या ईमेल, पीडीएफ या हार्ड कॉपी के रूप में सारे अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए जो पक्षकार हैं। तो उस दिन की हमें प्रतीक्षा है। ईमेल को लेकर ये बात सामने आ रही है कि ईमेल के द्वारा रिपोर्ट रिसीव करने की बात थी। क्या यही एक पक्ष है, एक बिंदु है जिस पर दोनों पक्ष सहमत है, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष? इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप उपलब्ध कराए चाहे जिस भी तरह से, लेकिन 10 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हमने निर्गत किया और कहा कि उस बहस के दौरान किसी भी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि इसकी कॉपी किसी प्रकार से लीक न किया जाए, पब्लिक में न दिया जाए। चूँकि एएसआई सरकारी संस्था है, उसकी कोई भी कार्रवाई के संदर्भ में जानने का अधिकार पब्लिक को है, जनता को, मीडिया को है। तो मेरा तो मानना है कि वो पब्लिक किया जाए और सबको सार्वजनिक किया जाए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 जनवरी को अब देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था। साल बदल जाएगा, क्या लगता है नए साल में खुशखबरी मिलेगी हिंदू पक्ष को? अवश्य ही, तब तक रामलला विराजित हो रहे हैं और ये अभी हमारी कारवां आगे बढ़ रहा है। और बाबा विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि का याचिकाकर्ता भी हूँ मैं, यहाँ पे अधिवक्ता हूँ। तो आशा है कि ये भी हिंदुओं का जो सदियों का तितिक्षा, प्रतीक्षा और संताप था उसका समाधान होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, ऐसा हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर स्पष्ट है, इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जब अगली सुनवाई होगी 3 जनवरी को, तो निश्चित तौर पर इसका जो फैसला होगा, उसका जो पूरा जीरो होगी, उसमें हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और पूरा जो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जो बात आ रही है, हिंदू पक्ष उस पर जीत जाएगा। देखना होगा कि पूरा मामला कैसा बीतता है और 3 तारीख को जो सुनवाई होती है वो कैसा होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात हिंदू पक्ष द्वारा की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष का लगातार विरोध कर रहा था। अब ईमेल पर भी जो है दोनों पक्ष तो है, ईमेल के बिंदु पर, ईमेल द्वारा रिसीव करने के बिंदु पर भी एक मत होते नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि 3 तारीख को क्या होती है, लेकिन ये तो तय है कि ज्ञानवापी का पूरा मामला जो है लगातार हाई प्रोफाइल बना हुआ है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है मेरे साथ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जहां उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 2 फेविकोल से जुड़ा है, पहला शराब और दूसरा अपमान। बीजेपी का कांग्रेस पर वॉर है। इंडी अलायंस, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उचित शब्दों में घमंडिया अलायंस कहा है, घमंडिया अलायंस के मार्च, घमंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां तक घमंडिया अलायंस का सवाल है, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो 2 है। एक है शराब और दूसरा है अपमान। किस प्रकार से सनातन का अपमान करना, किस प्रकार से भारत के सभ्यता का अपमान करना, किस प्रकार से बड़ों का अनादर करना। आज दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक
संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और कान खोल के सुन ले, जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। तो वहीं अकबर नगर ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच एक बार फिर विरोध देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विरोध में एक व्यापारी नेता भी शामिल है। आपको बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल और RAF की तैनाती की गई है और अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के प्रदर्शन किए जाने पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इसमें बीजेपी नेता घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो वही खबर लखनऊ के घरौनी से है, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का दर्द उनकी बातों से छलका है। आपको बता दें कि घरौनी में आयोजित जागरूकता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे हुए, जहां उन्होंने कहा कि मनबड़ अफसर बात नहीं सुनते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि SDM मीनाक्षी पांडे मेरा फोन तक नहीं उठाते। यहां तक कि मेरे कार्यकर्ता जब उनसे मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो उन्हें धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देते हैं। या प्रमुख का फोन चला जाए, प्रधान का फोन चला जाए, या बता दे कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, ऐसी गुस्सा होगा। मैंने कई बार बुला के बात की है और बुला के बात करने के बाद भी वो वहां कह के वो लोग कम खड़ा होगा। उनको ये बात चीजें नहीं मालूम है, मुझे ये बात नहीं कहनी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया है। घटना पुंछ में सुरनकोट तहसील के डेरा की गली DRG वन क्षेत्र में हुई है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। वहीं अगला मामला हमीरपुर से है, जहां जिलाधिकारी राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी राहुल पांडे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और CCTV, VVPAT कक्ष, लोक बुक लॉक आदि का अवलोकन किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ भाजपा, सपा, बसपा के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र से है, जहां GDA की OSD गुंजा सिंह ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि बुलडोजर से गाजियाबाद की 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। खबर दिल्ली से है, जहां बाहरी दिल्ली के रनहौला थाने इलाके में छत विछत हालत में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जब लोगों ने देखा कि बक्करवाला मोड़ के पास से नाले में शव का टुकड़ा मिला है, तो तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आपको बता दें कि तो वहीं इसके अलावा जिले के तमाम पुलिस अधिकारी सहित फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है और हालातों का जायजा लेती है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शव का ऊपरी हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं खबर गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र से है, जहां सोसाइटी के गार्डों के साथ युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया, तो वहीं वाद विवाद में तब्दील हो गई। ये पूरा मामला विवाद में तब्दील हो गया और लात घूंसे चलने लगे, जिसमें गार्डों को गंभीर चोट आई। तो वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिद्धार्थनगर से है, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने आए एक चोर को लालच करना बहुत महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि चोरी करने आए चोर ने 2 घरों में पहले चोरी की और इसके बाद वो तीसरे घर में चोरी करने का मन बनाता। आपको बता दें कि चोरी करने गया चोर तीसरे घर में पकड़ा जाता है। तो वहीं ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर खंबे से बांधकर बुरी तरीके से पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं चोर ने बताया कि वो बदायूं जिले का रहने वाला है। खबर बदायूं से है, जहां बच्चों में विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिठोलिया पुख्ता गांव का बताया जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।